हेलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, और पृथ्वी के बाहर के जीव को कहा जाता है एलियन। एलियन की खोज हर देश की अंतरिक्ष एजेंसी इस काम में लगी हुई है कि पृथ्वी के बाहर ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। इसके लिए हर अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में भेज रही है, कई तरह के कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज रही है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से देश ने कब अंतरिक्ष यान छोड़ा, कब कृत्रिम उपग्रह छोड़ा। तो देखिए, सबसे पहला मानव निर्मित रॉकेट छोड़ा गया था 1942 में। 1942 में सबसे पहला मानव निर्मित रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसके बाद सोवियत संघ ने पहला मानव निर्मित उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था अक्टूबर 1957 में, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। यह भेजा था सोवियत संघ ने पहला मानव निर्मित उपग्रह अक्टूबर 1957 में कौन सा भेजा था? स्पुतनिक 1 भेजा था। इसके बाद भारत ने क्या किया? रूस से समझौता किया, और रूस से समझौता करने के बाद भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष यान भेजा था 1975 में, जिसका नाम था आर्यभट्ट। ये प्रॉपर भारत ने नहीं भेजा था, भारत ने किससे समझौता किया था? रूस से। और भारत ने रूस से समझौता करके अपना पहला अंतरिक्ष यान 1975 में अंतरिक्ष में भेजा, जिसका नाम था आर्यभट्ट। कब भेजा गया था ये? 1975 में। किससे समझौता किया था भारत ने? रूस से। रूस से समझौता करने के बाद इसके बाद वापस उन्होंने रूस से समझौता किया, और फिर भास्कर श्रृंखला के 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे। वो भी भारत ने रूस की मदद से ही भेजे। कौन सी श्रृंखला के? भास्कर श्रृंखला के। इसके बाद 1981 में भारत ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की मदद से एक एप्पल उपग्रह छोड़ा था। किसकी एजेंसी की मदद से? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की मदद से 1981 में एप्पल उपग्रह छोड़ा था। किसकी मदद से छोड़ा था? एरियन रॉकेट की मदद से। कौन से रॉकेट ले गया था इसको? एरियन रॉकेट। ध्यान रखनी है बात अपन को। 1981 में भारत ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से समझौता किया, और समझौता करने के बाद उन्होंने एक एप्पल उपग्रह छोड़ा, जो किस रॉकेट की मदद से छोड़ा था? एरियन रॉकेट की मदद से छोड़ा था। इसके बाद भारत ने अपना पहला मानव निर्मित रॉकेट बनाया था, और उसका नाम था रोहिणी 75। इसे भारत ने छोड़ा था 1969 में। यह भारत की सबसे बड़ी सफलता थी, जिसके कारण देश का अन्य देशों में नाम रोशन हो गया कि भारत ने अपना पहला रॉकेट रोहिणी 75 नाम से छोड़ा। और वो कब छोड़ा था? 1969 में। इसमें भारत ने किसी भी देश की मदद नहीं ली। भारत ने पहला अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट छोड़ा था, लेकिन वो किसके मदद से छोड़ा था? रूस की मदद से छोड़ा था। उसके बाद भारत ने फिर रूस की मदद से भास्कर श्रृंखला के 2 उपग्रह छोड़े थे। इसके बाद एप्पल उपग्रह छोड़ा था, जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की मदद से छोड़े थे। और इसके बाद भारत ने प्रगति करते हुए 1969 में रोहिणी 75 नाम का एक रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ दिया। भारत शक्तिशाली देशों में शामिल हो गया। आज भारत का नाम है, भारत अंतरिक्ष में अपनी पोजीशन बनाने में लगा हुआ है। यह सबसे बड़ी बात है। तो ध्यान रखना, विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री, वापस एक बार समझाए तो मैं आपको, पहला मानव निर्मित रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा गया था 1942 में। और कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अंतरिक्ष से पृथ्वी का पहला चित्र भेजा गया था 1946 में।
अंतरिक्ष से पृथ्वी का पहला चित्र 1946 में भेजा गया था और पहला मानव निर्मित रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा गया था 1942 यानी 1942 में। इसके बाद सोवियत संघ ने, रूस और अमेरिका, ये दो देश ऐसे थे जिनमें आपस में होड़ थी। रूस ने सबसे पहला अपना अंतरिक्ष यात्री भेजा, इसके बाद अमेरिका ने भेजा और फिर भारत ने भेजा। तो ये पढ़ेंगे कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री गए थे। तो सोवियत संघ ने पहला मानव निर्मित उपग्रह अक्टूबर 1957 में छोड़ा, जिसका नाम था स्पुतनिक ए। ध्यान रखना, क्या नाम था? स्पुतनिक ए। इसके बाद भारत ने किससे समझौता किया? रूस से। और रूस से समझौता करने के बाद भारत ने पहला अंतरिक्ष यान छोड़ा था, जिसका नाम था आर्यभट्ट, और वो छोड़ा था 1975 यानी 1975 में। इसके बाद वापस रूस से समझौता किया और भास्कर श्रृंखला के 2 उपग्रह उन्होंने छोड़े। पांचवा है, इसके बाद 1981 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की मदद से भारत ने एप्पल उपग्रह छोड़ा, जो कौन से रॉकेट की मदद से छोड़ा था? एरियन रॉकेट की मदद से। एरियन रॉकेट की मदद से एप्पल उपग्रह छोड़ा गया था। और इसके बाद भारत ने, शम ने किसी भी देश की मदद न लेकर अपना पहला रॉकेट छोड़ा, जिसका नाम था रोहिणी 75, और वो छोड़ा गया था 1969 में। अब देखते हैं विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो देखिए ध्यान से, विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री था यूरी गागरिन। विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन था, जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था। ये कहां का रहने वाला था? रूस का था ये यूरी गागरिन। ये विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री था। इसके बाद अमेरिका ने भी अपना एक व्यक्ति भेजा, जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने चंद्रमा की धरती पर पहली बार कदम रखा था, ये अमेरिका का रहने वाला था। इसके बाद भारत ने भेजा और भारत के अंतरिक्ष यात्री का नाम था राकेश शर्मा। ये भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री था। इसके अलावा अंतरिक्ष में अब वैज्ञानिक जाते रहते हैं। भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, ये भी भेजती रहती है। अमेरिका की नासा, रूस की रोसकोसमोस, मैंने आपको बताया था। इन अंतरिक्ष एजेंसियों का काम है अंतरिक्ष में जीवन की खोज करना। किस ग्रह पर जीवन है, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी पृथ्वी को देना, ये सारे काम ये अंतरिक्ष एजेंसियां करती है। तो विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन, कहां का रहने वाला था? ये रूस का। इसके बाद अमेरिका का कौन सा वैज्ञानिक था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। जब भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए, उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने इंदिरा गांधी से बात की। इंदिरा गांधी ने उनसे प्रश्न किया कि आप ये बताओ अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। तो उनका जवाब था सारे जहां से अच्छा। ये बात राकेश शर्मा ने कही थी इंदिरा गांधी से, क्योंकि उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इसके बाद आता है जो भारत, हर देश आज जो कृत्रिम उपग्रह छोड़ रहा है, उन कृत्रिम उपग्रहों का क्या महत्व है, ये कृत्रिम उपग्रह क्यों छोड़े जा रहे हैं, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे कि कृत्रिम उपग्रहों का क्या महत्व है, इन कृत्रिम उपग्रहों को क्यों छोड़ा जाता है। तो ध्यान से देखेंगे कृत्रिम उपग्रह का क्या महत्व है। तो पहला महत्व क्या है इसका, ध्यान से देखना। ये कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई पर होते हैं, वायुमंडल में होते हैं, जो वायुमंडल की भी जानकारी देते हैं और पृथ्वी की भी जानकारी देते हैं। सबसे बड़ा महत्व इसका यह है कि ये वायुमंडल के बारे में भी जानकारी देता है और कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के बारे में भी जानकारी देता है। ये
पृथ्वी से ऊपर वायुमंडल में रहकर वायुमंडल और पृथ्वी के विषय में जानकारी देता है। पृथ्वी से ऊपर रहकर, कहां रहता है पृथ्वी से ऊपर? वायुमंडल में। और वायुमंडल में रहकर ये वायुमंडल की जानकारी भी देता है और पृथ्वी की भी जानकारी देता है। ये सबसे बड़ा महत्व है कृत्रिम उपग्रह का। दूसरा महत्व क्या है? आज विश्व की जितनी भी संचार व्यवस्थाएं हैं, आज विश्व की जितनी भी संचार व्यवस्था है वो किस पर आधारित है? कृत्रिम उपग्रहों पर। जितनी भी संचार व्यवस्थाएं हैं आज विश्व की, वो सारी किस पर निर्भर हैं? कृत्रिम उपग्रहों पर निर्भर करती हैं। आज तीसरा महत्व हो गया टेलीविजन, रेडियो आदि में कृत्रिम उपग्रहों का बहुत महत्व है। आज अपने टेलीफोन चलते हैं, मोबाइल चलते हैं, रेडियो चलते हैं, वो सब किसकी मदद से चलते हैं? कृत्रिम उपग्रहों की मदद से। चौथा महत्व क्या हो गया कि हम किसी भी देश के कृत्रिम उपग्रहों को नष्ट करके उन्हें आर्थिक संकट में ला सकते हैं। उन्हें आर्थिक संकट में ला सकते हैं और हम किसी भी देश की जासूसी कर सकते हैं। और पांचवा हो गया कि कृत्रिम उपग्रहों का सैन्य महत्व काफी बढ़ गया है। तो ये है अपना कृत्रिम उपग्रहों का महत्व। कृत्रिम उपग्रहों के क्या महत्व है, वापस एक बार ध्यान से समझिए। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से ऊपर वायुमंडल में रहकर पृथ्वी की जानकारी तो देता ही है, इसके साथ वायुमंडल की भी जानकारी हमें देता है। दूसरा है विश्व की जितनी भी संचार व्यवस्थाएं हैं वो सारी संचार व्यवस्थाएं किस पर आधारित हैं? कृत्रिम उपग्रहों पर। आज रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल जितने भी चलते हैं वो किसकी मदद से चलते हैं? कृत्रिम उपग्रहों की मदद से चलते हैं। और चौथा हो गया, हम कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से किसी भी देश की जासूसी कर सकते हैं और उस देश के कृत्रिम उपग्रह को नष्ट करके उन्हें आर्थिक संकट में डाल सकते हैं। और आज सैनिकों के लिए भी इनका कृत्रिम उपग्रहों का काफी महत्व बढ़ गया है। यह है कृत्रिम उपग्रहों का महत्व। इसके बाद देखिए अब आप अगला टॉपिक। अंतरिक्ष यान के दो भाग होते हैं। पहला भाग मैंने आपको बताया था रॉकेट और दूसरा भाग बताया था मैंने आपको अंतरिक्ष यान। अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में कौन ले जाता है? रॉकेट। जिस तरह मैंने आपको बताया था जो अपनी ट्रेन होती है, ट्रेन के डिब्बों को कौन खींचता है? इंजन। इसी प्रकार अंतरिक्ष यान को कौन ले जाता है? रॉकेट ले जाता है। अब ये देखना है हमारे देश भारत की अंतरिक्ष में क्या स्थिति है। तो ध्यान से देखना, भारत की अंतरिक्ष में स्थिति। भारत की अंतरिक्ष में क्या स्थिति है, भारत ने अंतरिक्ष में क्या क्या प्रगति की है, इस बारे में हम आपको समझाएंगे। तो देखिए, पहला 2008 में भारत ने
चंद्रयान प्रथम को चंद्रमा की धरती पर उतारा। दो 2008 में भारत ने चंद्रयान प्रथम को चंद्रमा की धरती पर उतारा। दूसरा, आपने देखा होगा 22 जुलाई 2019 को, बुक्स में आपको दूसरी लाइन मिलेगी, बुक्स में आपको देखने को मिलेगी कि भारत चंद्रयान द्वितीय को भेजने वाला है, लेकिन वो चंद्रयान द्वितीय को भेज चुका है। और उन्होंने कब भेजा है? 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान द्वितीय को चंद्रमा की धरती पर भेजा। चंद्रमा की धरती पर भेजा और एक गाड़ी चंद्रमा की धरती पर उतारने वाला था। एक गाड़ी चंद्रमा की धरती पर उतारना चाहता था, लेकिन कहते हैं कि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती है। चंद्रमा की धरती पर पहुंचने के 2 मिनट पहले ही उनकी कनेक्टिविटी टूट गई और चंद्रयान द्वितीय चंद्रमा की धरती पर नहीं उतर सका। यह भारत के लिए असफलता थी, लेकिन फिर भी भारत के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और अपने नए मिशन की तैयारी शुरू कर दी। ये बात थी 22 जुलाई 2019 को, जब चंद्रमा की धरती पर चंद्रयान उतरने वाला था। उससे 2 मिनट पहले ही भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का उस चंद्रयान द्वितीय से संपर्क टूट गया और वो चंद्रमा की धरती पर नहीं उतर सका। इसके बाद तीसरा, भारत ने जून 2016 में भारत ने जून 2016 में 20 उपग्रह एक साथ छोड़े। यह भारत की सबसे बड़ी सफलता थी कि भारत ने 20 उपग्रह एक साथ जून 2016 में अंतरिक्ष में छोड़े थे, जिनमें 17 उपग्रह कैसे थे? विदेशी थे। भारत ने जून 2016 में 20 उपग्रह एक साथ छोड़े। यह भारत के लिए सफलता थी, बहुत बड़ी सफलता थी। उनमें 17 उपग्रह क्या थे? विदेशी थे। और चौथा, भारत एक ऐसा देश है जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्ययान तैयार कर रहा है और जल्दी आदित्ययान को सूर्य की धरती पर उतारने वाला है। अगर यह सफलता भारत को मिल जाती है तो यह विश्व में सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी। आज तक किसी भी देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य का अध्ययन नहीं किया है। तो भारत सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा यान भेजने की तैयारी कर रहा है? आदित्ययान भेजने की तैयारी कर रहा है। पांचवी, ये भारत की सबसे बड़ी सफलता थी। भारत ने 2014 में एक बार में ही मंगलयान को मंगल की धरती पर स्थापित कर दिया। मंगल की धरती पर स्थापित किया। यह भारत की सबसे बड़ी सफलता थी, इसलिए 2014 का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार माना जाता है मंगलयान को। ध्यान रखना, एक बार में ही भारत ने 2014 में मंगलयान को मंगल की धरती पर स्थापित कर दिया। इसके बाद भारत ने एक रॉकेट तैयार किया जिसका नाम था SLV-3। फिर एक बार समझ लें पांचों पॉइंटों को। भारत ने 2008 में चंद्रयान प्रथम को चंद्रमा की धरती पर उतारा।
फिर भारत ने चंद्रयान द्वितीय की तैयारी की और चंद्रयान द्वितीय को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन 22 जुलाई 2019 को जैसे ही वो चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला था तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का उस चंद्रयान से क्या टूट गया, संपर्क टूट गया। मात्र 2 मिनट पहले ये संपर्क टूटा था और चंद्रयान द्वितीय चंद्रमा की धरती पर नहीं उतर पाया। इसके बाद भारत ने जून 2016 में 20 उपग्रह एक साथ, 20 कृत्रिम उपग्रह एक साथ अंतरिक्ष में छोड़े, जिनमें 17 उपग्रह कैसे थे, विदेशी थे। इसके बाद भारत सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्ययान तैयार कर रहा है। यदि भारत इसमें सफल हो जाता है तो यह विश्व का पहला देश बन जाएगा जो सूर्य का अध्ययन करके आएगा। पांचवा, भारत ने 2014 में मंगलयान को मंगल की धरती पर स्थापित किया। यह 2014 का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार माना जाता है। और पांचवा पॉइंट मैं आपको बता रहा था, भारत ने छठा पॉइंट है, भारत ने SLV 3 के रूप में, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV का पूरा नाम क्या हो गया, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका नाम है। भारत ने SLV 3 के रूप में एक रॉकेट तैयार किया और उस रॉकेट से क्या हुआ, रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हो गया। भारत ने SLV 3 के रूप में रॉकेट तैयार किया। SLV का पूरा नाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिससे क्या हुआ, रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक क्या हो गया, प्रक्षेपित हो गया। इसके बाद भारत ने एक शक्तिशाली रॉकेट तैयार किया था जिसका नाम था PSLV। क्या नाम था, PSLV। एक रॉकेट तैयार किया और इस रॉकेट की विशेषता क्या थी कि ये पृथ्वी पर अंतरिक्ष में रहकर ध्रुवों की जानकारी किसको देगा, भारत को देगा। PSLV, ध्यान रखना, एक शक्तिशाली रॉकेट है PSLV, जो हमें ध्रुवों का चक्कर लगाते हुए पूरे ध्रुवों की जानकारी किसको देगा, हमारे भारत को देगा। तो यह है भारत की अंतरिक्ष में, इसके अंतरिक्ष में क्या क्या निजी प्रयास चल रहे हैं, अंतरिक्ष में क्या क्या निजी प्रयास चल रहे हैं, कौन कौन सी कंपनियां अंतरिक्ष में रुचि लेने लगी है। आजकल क्या हुआ है, निजी कंपनियों ने सरकार के साथ समझौता किया है और वो अंतरिक्ष में रुचि लेने लग गई है। सरकार ने इनका पूरा साथ दे रही है क्योंकि वो वहां पर व्यापार करना चाहते हैं, पर्यटन व्यापार करना चाहते हैं। इसमें गूगल कंपनी ने एक पुरस्कार की घोषणा की थी और उस पुरस्कार का नाम था लूनर एक्स पुरस्कार। लूनर एक्स पुरस्कार था और इंडेस कंपनी ये पुरस्कार जीतने की पूरी कोशिश कर रही है क्योंकि वो जल्दी एक रोबोट तैयार करके चंद्रमा पर उतरने वाला है। तो ध्यान रखना, निजी कंपनियां सरकार के साथ अंतरिक्ष में रुचि लेने लगी है, वो उनके साथ अंतरिक्ष में पर्यटन व्यापार करना चाहती हैं। गूगल कंपनी ने एक पुरस्कार की घोषणा की है, उस पुरस्कार का नाम है लूनर एक्स पुरस्कार। कौन सी कंपनी इसको जीतने की तैयारी कर रही है, इंडेस कंपनी, जो जल्दी ही एक रोबोट बनाकर चंद्रमा की धरती पर उतारने वाला है। इसके बाद एक नई प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी है, जिसका नाम है मून एक्सप्रेस। उस मून एक्सप्रेस कंपनी ने क्या किया, नासा से परमिशन ली है, नासा से परमिशन ली है कि हमें अंतरिक्ष में जाने की परमिशन दीजिए।
कि हम लोगों को अंतरिक्ष की सैर करा सके। नासा ने उन्हें परमिशन दे दी है, अब अगले वर्ष तक लोग अंतरिक्ष की सैर कर सकेंगे। उस कंपनी के संस्थापक हैं डॉक्टर नवीन जैन। तो देखिए अंतरिक्ष में क्या निजी प्रयास चल रहे हैं। अंतरिक्ष में निजी प्रयास, अंतरिक्ष में क्या निजी प्रयास चल रहे हैं, ध्यान से देखना है। मैंने आपको बताया था आजकल निजी कंपनियां सरकार के साथ क्या कर रही है, समझौता कर रही है। उनका मकसद है कि अंतरिक्ष में पर्यटन व्यापार करना। कौन सा व्यापार करना? पर्यटक व्यापार करना। इसी दौरान गूगल जो कंपनी है, उस गूगल कंपनी ने लूनर एक्स पुरस्कार की घोषणा की है। कौन से पुरस्कार की? लूनर एक्स पुरस्कार की घोषणा की है। और कौन सी कंपनी इसको जीतने की तैयारी में है? इंडेस कंपनी। कौन सी कंपनी? इंडेस कंपनी इस पुरस्कार को जीतने की तैयारी में है और वो जल्दी ही चंद्रमा की धरती पर क्या उतारना चाहती है? एक रोबोट उतारना चाहती है। यदि चंद्रमा की धरती पर इस इंडेस कंपनी ने रोबोट उतार दिया तो गूगल कंपनी द्वारा उसे लूनर एक्स पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब एक निजी कंपनी है जिसका नाम मैंने बताया था मून एक्सप्रेस। मून एक्सप्रेस ने किससे परमिशन ली है, किससे अनुमति ली है? नासा से। किस बात की परमिशन ली है इन्होंने, किस बात की अनुमति ली है? कि हमें अनुमति दीजिए कि हम लोगों को अंतरिक्ष की सैर करा सकें। नासा ने इन्हें क्या दे दी? परमिशन दे दी। और इस कंपनी के जो संस्थापक हैं, उन संस्थापक का नाम है डॉक्टर नवीन जैन। क्या नाम है? डॉक्टर नवीन जैन। इस तरह क्योंकि उनको पता है कि अंतरिक्ष में व्यापार करने से हीरा, ऊर्जा खनन आदि के व्यापार में क्या होगी? वृद्धि होगी। इस कारण ये कंपनी पर्यटक व्यापार के लिए सरकार से समझौता कर रही है। तो ये है अंतरिक्ष में निजी प्रयास। आगे देखिए, खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र क्या होता है? खगोल यानी पृथ्वी से ऊपर जो अपनी आकाशगंगा है, जो हमें रात्रि में तारे दिखाई देते हैं, अनेक पिंड दिखाई देते हैं, ग्रह दिखाई देते हैं, पृथ्वी पर रहकर उनकी जांच करना, उनके बारे में जानकारी लेना ही क्या कहलाता है? खगोल शास्त्र कहलाता है। यानी पृथ्वी पर रहकर अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? खगोल शास्त्र कहलाता है। पृथ्वी पर रहकर अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? खगोल शास्त्र कहलाता है। पृथ्वी पर रहकर दूरदर्शी के माध्यम से या और किसी वस्तु के माध्यम से जो भी जानकारी अंतरिक्ष की प्राप्त की जाती है पृथ्वी पर रहकर बिना अंतरिक्ष में जाए, वो कहलाता है खगोल शास्त्र। क्योंकि हम अंतरिक्ष के बारे में कई यंत्र ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम अंतरिक्ष की जानकारी पृथ्वी पर बैठे बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है, आजकल एक चीज आप खूब सुनते हैं, खूब देखने को मिलती है, सबके हाथ में मोबाइल होता है। जितनी मोबाइल की आवश्यकता नहीं होती उससे ज्यादा आवश्यकता होती है इंटरनेट की। मोबाइल से ज्यादा लोगों को इंटरनेट का शौक ज्यादा है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से पूरा संसार उस मोबाइल के अंदर क्या रहता है? कैद रहता है। तो इंटरनेट का क्या महत्व है, ये ध्यान से देखिए। इंटरनेट का महत्व,
इंटरनेट का क्या महत्व है? इंटरनेट का मानव पर तीव्र प्रभाव पड़ा है, तीव्र प्रभाव पड़ा है मानव पर। तो इंटरनेट का क्या प्रभाव पड़ा है? पहला है कि कृत्रिम उपग्रहों का महत्व काफी बढ़ गया है। कृत्रिम उपग्रहों का महत्व बढ़ गया है। और दूसरा, मैंने आपको बताया था, किसी भी देश के कृत्रिम उपग्रह को नष्ट करके हम उसे आर्थिक संकट में डाल सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी देश के कृत्रिम उपग्रह को नष्ट कर सकते हैं और उस देश को हम आर्थिक संकट में डाल सकते हैं। किसी भी देश के कृत्रिम उपग्रह को नष्ट करके हम उसे आर्थिक संकट में डाल सकते हैं। और तीसरा, इंटरनेट के द्वारा मानव पृथ्वी के बाहर बस्ती बसाने के लिए लालायित है। तो यह है इंटरनेट का महत्व। क्या हो गया? इंटरनेट के द्वारा कृत्रिम उपग्रहों का महत्व काफी बढ़ गया है। नंबर 2, हम किसी भी देश के कृत्रिम उपग्रह को नष्ट करके उसे आर्थिक संकट में डाल सकते हैं। और नंबर 3, मानव पृथ्वी के बाहर बस्ती बसाने के लिए लालायित है। तो आज हमने आपको बताया है कृत्रिम उपग्रहों का क्या महत्व है, इंटरनेट का क्या महत्व है, भारत की अंतरिक्ष में स्थिति क्या है, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी है। इसके अलावा भारत ने किससे समझौता कर अंतरिक्ष यान छोड़ा, इसके अलावा विश्व में सबसे पहला अंतरिक्ष यान किसने छोड़ा, ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी है। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।